गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आप सभी का क्लास 12th की मैथमेटिक्स क्लास में वेलकम है। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 लगा रहे थे, उसमें एक दो क्वेश्चन पेंडिंग थे, उसे लगाएंगे पहले। एंड आफ्टर दैट हम लोग एक नई टॉपिक ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 19 जो कल का बाकी था उसे समझाने जा रहा हूँ। देखिए, 30,000 रुपीज है ना, 30,000 है रुपीज है जिसे इन्वेस्ट करना है टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड, यानी कि 30,000 रुपीज को दो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके डिपॉजिट करना है। एंड जो फर्स्ट बॉन्ड होगा उस पर 5% का इंटरेस्ट रेट लगेगा, एंड जो सेकंड टाइप बॉन्ड होगा वो 7% का इंटरेस्ट रेट होगा। थोड़ा कॉमर्स टाइप का ही क्वेश्चन है। एंड यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको ये पता करना है कि हाउ टू डिवाइड, वो जो 30,000 को किन दो पार्ट्स में डिवाइड करना है कि द ट्रस्ट फंड जो टोटल द ट्रस्ट फंड दैट मस्ट ऑब्टेन द एनुअल टोटल इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट बने वो पहले वो 1800 का हो और दूसरा केस है जिसमें 2000 का हो। तो ये बात ध्यान रखना, आप लोग को ज्यादा समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन मेरे से, आई थिंक। क्या आ रहा है, क्या आ रहा है? क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है ना? यानी कि जो 30,000 रुपीज है, समझा रहा हूँ एक बार। 30,000 रुपीज है, इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। अगर पहला जो है एक्स रुपीज है तो दूसरा क्या होगा? 30,000 माइनस एक्स। ठीक है, आपको अगर याद हो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, बता सकते हो? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं याद है? मुझे लगा आप लोग को पता होगा, कोई नहीं। सिंपल इंटरेस्ट होता है जो आपका अमाउंट है, अमाउंट इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है ना? जो भी अमाउंट है उस पर किस रेट से इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक है ना, उसका परसेंटेज निकाल लेते हैं। ठीक है, जस्ट अ मिनट। तो देखिए, ये जो अमाउंट है ना, ये आपका प्रिंसिपल प्राइस भी बोलते हैं इसको कई जगह। इसको कई जगह क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल प्राइस, प्रिंसिपल अमाउंट, या फिर प्रिंसिपल अमाउंट या प्रिंसिपल प्राइस। प्रिंसिपल अमाउंट क्या मतलब, जो आपका अमाउंट बिगिनिंग में रहता है उसे प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं। ठीक है ना? तो इसी तरह होगा, ये जो रेट है आपका जो पहला वाला है उस पे 5% का इंटरेस्ट रेट लगेगा, 5% के हिसाब से, और अगले वाले पे 7% के हिसाब से। तो आपको यही बताना है कि जब सिंपल इंटरेस्ट, ये जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला इस पे लगाएंगे, ये आपको रेट दिया है 5 एंड 7, आपको अमाउंट दिया है प्रिंसिपल अमाउंट, है ना, 100 दिया है। तो जो सिंपल इंटरेस्ट बन के आएगा, है ना, जो सिंपल इंटरेस्ट बन के आएगा वो कुछ ऐसा होगा कि इन दोनों का सम, जो सिंपल इंटरेस्ट पहले वाले का बन के आएगा और जो सिंपल इंटरेस्ट सेकंड वाले का बन के आएगा, उन दोनों का सम क्या होगा? 1800 के बराबर। तो आपको बताना है कि वो दोनों अमाउंट कौन से होंगे। दूसरा ही ये केस है कि जब आप सिंपल इंटरेस्ट 5 और 7 के हिसाब से लगाते हो तो सिंपल इंटरेस्ट का सम, इन्हीं दोनों का सम, सिंपल इंटरेस्ट जो दोनों दिया है इन दोनों का सम जब 2000 आएगा, जब 2000 रुपीज इंटरेस्ट बनेगा, तो एक्स और इन दोनों की वैल्यूज क्या क्या होगी। तो एक एक करके देखेंगे कैसे करेंगे इसको मैट्रिक्स के टर्म में। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये अमाउंट है आपका, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? रेट से। रेट से मल्टीप्लाई हो रहा है ना। 5% का मतलब क्या होता है? 5/100। तो इस बात का ध्यान रखेगा कि मतलब रेट मल्टीप्लाई होगा, इस अमाउंट मल्टीप्लाई होगा इससे, यानी कि हमें अमाउंट को रेट से मल्टीप्लाई करना है। तो अमाउंट को अगर हम रो में रख रहे हैं तो इस रेट को हमें कॉलम में रखना होगा। ठीक है ना? तो देखिएगा, लेट 30,000 डिवाइडेड invested in two
डिफरेंट बॉन्ड्स, टू डिफरेंट बॉन्ड्स, ठीक है ना। मान लीजिए 30,000 को डिवाइड दो डिफरेंट बॉन्ड्स में डिवाइड किया गया। इफ वन बॉन्ड हैज rupees x, then other must be 30,000 माइनस x, ये हो गया। इफ इंटरेस्ट रेट एट x is 5%, दैट इज 5/100। ये 5% को मैंने 5/100 लिखा, समझ में आ रहा है ना ये बात। जैसे ही परसेंट का साइन आता है हटता है तो 1/100 आ जाता है। एंड इंटरेस्ट रेट एट 30,000 minus x is 7% is equal to 7/100. So if total interest is 1800 rupees, है ना। फर्स्ट केस है ये, फर्स्ट। इफ टोटल रेट इज 1800, तो देखिए पहला अमाउंट है x, मैट्रिक्स में लिख रहा हूँ रो मैट्रिक्स, एंड दूसरा अमाउंट है 30,000 माइनस x रुपीज। इसको मल्टीप्लाई किया गया। एक बात ध्यान दीजिएगा, जो मैंने SI का फॉर्मूला लिखा, याद रखिएगा SI का फॉर्मूला क्या लिखा, प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100। तो यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट को किससे मल्टीप्लाई करना है, रेट अपॉन 100 से। अगर प्रिंसिपल अमाउंट हमारा x है तो 5% का जब इंटरेस्ट लगेगा तो 5/100 से मल्टीप्लाई होगा। और जब ये 30,000 माइनस x से मल्टीप्लाई होगा तो ये 7/100 होगा, है ना। यानी कि ये दोनों एक साथ है, ये दोनों एक साथ है, ये फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम। तो ऐसे लिख देंगे अगर हम इसे 5/100 अपॉन 7/100। इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम। क्या रिजल्ट आना चाहिए, 1800। सिर्फ एक एलिमेंट, कैसे, इस बात को समझिएगा। इसमें कितने एलिमेंट हैं, एक मिनट, 1800 अब देखिएगा, ये 2x1 का मैट्रिक्स है ना। सॉरी 1x2, फर्स्ट 1x2 का मैट्रिक्स है ये, और ये वाला 2x1 का मैट्रिक्स है। तो क्रॉस करेंगे तो कितना, 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स आ जाएगा 1x1 का। तो ये 1x1 का आ गया। अब इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, मैं बाकी का इरेज कर रहा हूँ सॉल्व करने से पहले, या सॉल्व कर लेंगे आप लोग, सॉल्व कर लोगे इसको, अच्छी बात है। कोई ऐसा जो नहीं कर पाएगा, वर्षा? यस सर। कर लोगे? यस सर। देख लो, अच्छा एक बार देख लो बस इसको, लास्ट की जो ₹x into 5/100 which implies that plus first row multiply by first plus 30,000 minus x upon 7/100 equal to 1800। अब इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग खुद से, तो ये हो जाएगा, देख लीजिएगा, 5x/100 एंड प्लस 100, ये 2 चला जाएगा, सॉरी 21 0 0 22,100, क्योंकि देखिए 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 307 टाइम, है ना। एंड माइनस
7x, ये हो गया। ये किसके बराबर आ गया? 1800 के। अब अगले स्टेप में इस मैट्रिक्स को हटा दीजिएगा और इस इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी। जैसे ही x की वैल्यू आएगी आप x और 30,000 माइनस x दोनों निकाल देंगे। फिर दूसरे वाले केस में इस 1800 की जगह 2000 कर देंगे, फिर इसे सॉल्व करेंगे दोबारा इसी इक्वेशन को, ठीक है ना? तो यही था इसका सोल्यूशन। सर हाँ सर ये तो माइनस में ना, तो फिर ये 100 से कैसे कैंसिल हो गया? कौन सा? 30,000 माइनस x। तो ये 7/100 इसमें मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये 00 से ये 00 कैंसिल हो जाएगा। नहीं समझे बात? देख लो, फिर ये यहाँ पे 27x कैसे आया? बता रहा हूँ। देखो इसमें क्या मल्टीप्लाई करना है? 7/100 से मल्टीप्लाई करना है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगते ही 7/100 किससे मल्टीप्लाई होगा? 30,000 माइनस 7/100x। यहाँ 100 और आ जाएगा, एक चीज छूट गई। अब देख लीजिए, तो ये 20 से ये 20 कैंसिल हो जाएगा। 7 3 जा 21, तो 2100 आ जाएगा ना? नहीं समझा अभी भी? और ये वहाँ पे 27x कैसे आया? ये रुपीज लिखा है मैंने ₹7/100, ठीक है? हाँ अब आ गया। हाँ ठीक है, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। The bookshop of particular school has a 10 dozen of chemistry book, 8 dozen of physics, and 10 dozen of economics book. The selling price are 80, 60, and 40 respectively. Find the total amount of the bookshop. Find the total amount the bookshop will receive from the selling of all the books using the matrix algebra. बहुत आसान है। आप इस तरह से समझिए कि 10 बुक, 10 8 और 10 फिजिक्स की बुक है, 8 केमिस्ट्री, 10 केमिस्ट्री की बुक है, 8 फिजिक्स की एंड 10 इकोनॉमिक्स की है। और सेलिंग प्राइस इन लोग का क्या है? देखिए, अगर एक बुक 20 रुपए की है तो 10 कितने की होगी? इंटू 20 कर देंगे आप लोग, है ना? बेसिक सा है। इंटू क्या करेंगे? 20। इसी तरह एक कोई बुक है वो 20 की है, कोई दूसरी एक और बुक है वो 30 रुपए की है। आपने ये वाली बुक 5 खरीदी और ये वाली बुक 3 खरीदी, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 5 इंटू 20 एंड 3 इंटू 30। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि 5 और 3 को रो में लिख देते एंड 20/30 को कॉलम में लिख देते। आपको टोटल खर्चा कितना होता है ये पता चल जाता है फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करने पर। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर करेंगे। आपको 10, 8 एंड 12 बुक्स, ओके, आपको 10, 10, 8, 10, 8 और 10 बुक्स दिए है और कहा है तीनों का कॉस्ट बताया है क्या रेट से? 80 रुपीज, 80 रुपीज, 60 रुपीज एंड 40 रुपीज। तो आपको पूछा कि टोटल आपका कितना खर्चा आएगा जेब के ऊपर। तो आपको बस फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। 10 मल्टीप्लाई बाई ₹80 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई ₹60 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई ₹40। ठीक है ना? इसको सॉल्व कर लेंगे। एक सिंगलटन मैट्रिक्स मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाएगा। सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं, हाँ सिंगुलर मैट्रिक्स से बोलेंगे इसको शायद। ये हो जाएगा 800, ये हो जाएगा 48 एंड ये हो जाएगा 400 टोटल रुपीस। ठीक है ना? इसको सॉल्व कर लेंगे। 8 4 12, 12 4 16, 1680 रुपीस हो गया सॉल्व। यही चीज है। इसका जो स्टेटमेंट है वो आप लोग लिख लेंगे खुद से,
ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22 देखिए, बताऊं क्या या आगे नेक्स्ट टॉपिक प्रोसीड करूं आज? सर नेक्स्ट टॉपिक करवा दो। ठीक है, तो देखिए ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, भाई अगर पूछना चाहता है तो बता देगा। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज में क्या होता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स एक तरह का अलग तरह का मैट्रिक्स होता है। ये भी मैट्रिक्स का ही एक केस है। जैसे आपने कई तरह के मैट्रिक्स पढ़े, नेगेटिव मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। ट्रांसपोज भी एक तरह का नया तरह का मैट्रिक्स है, लेकिन इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है सिमेट्रिक, एक होता है स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, दोनों को एक एक करके स्टडी करेंगे, लेकिन अब पहले ट्रांसपोज का मतलब समझें। ट्रांसपोज में क्या होता है, हम लोग रो एंड कॉलम जो दिए रहते हैं किसी मैट्रिक्स के, उसको इंटरचेंज कर देते हैं। यानी कि एक एग्जांपल दिखा रहा हूं, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है, ए आई जे ऑफ ऑर्डर 2x3 का, किसने, 2x3 का। तो मान लीजिए मैं कुछ इस तरह से लिख देता हूं इसे, 2 रोज 3 कॉलम। तो इसका ट्रांसपोज को हम लोग ए डैश से डिनोट करेंगे। ट्रांसपोज को हमेशा ए डैश से डिनोट किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, ये भी ए आई जे ही होगा, ए जे आई हो जाएगा यहाँ पर अब, क्योंकि कॉलम की जगह रो आ जाएगा, रो की जगह कॉलम। 3x2, और ये क्या बन जाएगा, मैट्रिक्स कुछ इस टाइप का। ये देखिए, ये बन गया। तो हम लोग बोलेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए, ट्रांसपोज ऑफ ए इज ए डैश। यही है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। बहुत इजी सी चीज है। एक रो मैट्रिक्स को अगर ट्रांसपोज करेंगे तो क्या बनेगा, बता सकते हैं? किसी रो मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करेंगे तो क्या बनेगा, कॉलम मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करेंगे तो क्या बनेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ओके, तो एक बात ध्यान रखिएगा, ट्रांसपोज कोई किसी मैट्रिक्स ए के लिए ट्रांसपोज ए को ए डैश या फिर ए के पावर टी ऐसे डिनोट किया जाता है। ठीक है ना, मतलब ए के पावर पे टी लिख देंगे। और अगर ए जो है आपका ए आई जे है एन क्रॉस एम क्रॉस एन का, तो जो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स होगा वो भी आपका ए जे आई हो जाएगा। ठीक है ना, आई जे की जगह जे आई, वो एन क्रॉस एम का, यहाँ एम क्रॉस एन से एन क्रॉस एम हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा बहुत। अब देखिए, तो पहली प्रॉपर्टीज देख लीजिए इसके रिगार्डिंग एग्जांपल भी है, वो लोग आप लोग खुद देख लेंगे। किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करोगे तो वही मैट्रिक्स आ जाएगा। ये बात तो नाम से क्लियर होगा। जैसे अभी जो मैंने मैट्रिक्स बताया था उसका ट्रांसपोज किया, फिर वापस उसका ट्रांसपोज करेंगे तो वही ओरिजिनल मैट्रिक्स वापस बन जाएगा, पहले वाला। ठीक है ना, किसी रो मैट्रिक्स को कॉल ट्रांसपोज करेंगे तो कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा, फिर इसका ट्रांसपोज करेंगे तो वापस रो बन जाएगा। समझ गए ना, जैसे कोई 2x3 का मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज करेंगे तो 3x2 बन जाएगा, एलिमेंट वही रहेंगे, 3x2 बन जाएगा। फिर इसका वापस ट्रांसपोज करेंगे तो क्या बन जाएगा, वापस 2x3 का मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है ना, एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया 1 2 3 4, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या बनेगा, 1 2 3 4। अब इसका वापस ट्रांसपोज करिए तो क्या बनेगा, 1 2 3 4। देखिए वापस ये वाला बन गया कि नहीं, बन गया ना। तो यही है, यानी कि अगर किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करे तो वो मैट्रिक्स वापस आ जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है, पहली प्रॉपर्टी यही थी। सेकंड प्रॉपर्टी,
अगर किसी दो मैट्रिक्स के सम का ट्रांसपोज करना चाहते हो, कोई दो मैट्रिक्स दे दिया, उन्हें जोड़ के उसका ट्रांसपोज करना है, इसका मतलब यही है कि आप हर एक को ट्रांसपोज कर दो और फिर जोड़ दो। फिर से सुन लो, किसी दो मैट्रिक्स को जोड़ के ट्रांसपोज करने का मतलब सेम है कि हम हर एक का ट्रांसपोज कर दे और फिर जोड़ दे। समझ गए बात? नहीं समझे? करके बताऊं? देख लो, जैसे एक 1 2 3 4 मैट्रिक्स है, इसको जोड़ना है 2 2 3 4 1 में, तो इन दोनों को जोड़ो, क्या आएगा? 2 + 1 3 3 2 5 3 4 7 4 1 5। ओके, ये आ गया। अब इसका ट्रांसपोज करो, a + b को क्या करना है? ट्रांसपोज करना है, तो इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा? 3 7 5 5। ओके, ये हो गया। इसी तरह अगर आप क्यों ना इसका a का ट्रांसपोज करो और b का ट्रांसपोज करो और फिर जोड़ें, तो देखिए क्या आता है। पहले a का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? 1 3 1 3 2 4। ये बात समझ में आया कि नहीं? इसका ट्रांसपोज। इसी तरह इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका ट्रांसपोज? 2 4 3 1। अब इन दोनों को जोड़ो, देखो क्या आ रहा है? 2 + 1 3 3 + 4 7 2 + 3 5 4 + 1 5। देखो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम है कि नहीं? यानी कि किसी दो मैट्रिक्स को ऐड करके उसका ट्रांसपोज करना वही है कि हर एक मैट्रिक्स को पहले ट्रांसपोज कर दो फिर ऐड कर दो। ठीक है ना? थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी, किसी मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट किसी मैट्रिक्स को अगर k से मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करेंगे, इसका मतलब यही है कि k को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दो। कैसे बोलेंगे इस चीज को? वापस से सुनिए, किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करना सेम है कि उस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करके k से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना? यानी कि पहले स्केलर से मल्टीप्लाई करो फिर ट्रांसपोज करो, ये वही है कि पहले ट्रांसपोज कर दो फिर स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि स्केलर और ट्रांसपोज आपस में क्या है? कम्यूट। मतलब पहले आप स्केलर कर दो फिर ट्रांसपोज कर दो, वो वही है कि पहले ट्रांसपोज करके फिर स्केलर कर दो। ठीक है ना? तो ये तीन प्रॉपर्टीज हैं, ध्यान रखिएगा। आगे इससे रिलेटेड प्रूफ आ सकते हैं, 2-3 थ्योरम। तो ये था प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैट्रिक्स ट्रांसपोज का। अब देखिएगा, एग्जाम्पल जो है 21 आप लोग देख लीजिएगा खुद से। एग्जाम्पल नंबर 21 इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 21, ओके, ये जरूर देखिएगा। इसमें क्या है, आपको ये बताया है कि ए बी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, ये अपने आप में एक रिजल्ट है, ध्यान रखिएगा। ये अपने आप में क्या है? एक रिजल्ट। तो इस रिजल्ट का यूज और भी कई जगह होगा। मान लीजिए आपको बोल दिया कि कोई दो मैट्रिक्स आपने मल्टीप्लाई किया, उसका ट्रांसपोज करिए, तो क्या आएगा? तो आप डायरेक्टली बोलेंगे बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। यानी कि एग्जाम्पल नंबर 21 में ये जो रिजल्ट प्रूफ किया है, ये सिर्फ उस एग्जाम्पल नंबर 21 तक सीमित नहीं है, उसके बाहर भी ये चीज सच होती है। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये भी एक तरह का ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब बोलेंगे? सिमेट्रिक यानी नाम से ही क्लियर हो रहा है, सिमेट्री यानी एक जैसा। जैसे आपको अगर याद हो तो क्लास 8-9 में एक चैप्टर होता था रिफ्लेक्शन मैथ में, या एक होता था शेप्स एंड ज्योमेट्री, इस टाइप से चैप्टर होता था। उसमें क्या होता था, आपको एक रेक्टेंगल दिया होता था, बोलता था कि इसमें एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो जिससे लेफ्ट और राइट की इमेज एक जैसी नजर आए। तो आप ऐसे करते थे। तो देखिए ये वाला पोर्शन इसके बराबर है ना? सिमेट्री आ गई।
आपको याद होगा जैसे कि बोलता था कि कौन से ए अल्फाबेट जितने भी ए से जेड तक उनमें से कौन से लेटर सिमेट्री होते हैं, क्योंकि जब एम्बुलेंस किसी भी गाड़ी पे एम्बुलेंस लिखा रहता है तो हम लोग शीशे में देखते हैं तो हम लोग को एम्बुलेंस गाड़ी पे जो है हमेशा एम्बुलेंस उल्टा लिखा रहता है ताकि शीशे में देखे तो वो सीधा नजर आए। तो ऐसा ही कुछ होता है कि ये जो ए वर्ड है, सॉरी ए ए क्या कर रहे हैं हम भी, ए जो है यहां से सिमेट्री होता है लेकिन यहां से सिमेट्री नहीं होता है। इसी तरह कई सारे वर्ड है बी, बी जो है यहां से सिमेट्री होता है लेकिन ऐसे हॉरिजेंटली होता है, वर्टिकली नहीं होता है। इसी तरह यू ये हॉरिजेंटली होता है, ओ ये हॉरिजेंटली भी होता है वर्टिकली भी होता है, ठीक है ना। तो यही बात था सिमेट्री का। सिमेट्री यानी सिमेट्री में आपको क्लियर हो रहा होगा कि लेफ्ट की चीजें, लेफ्ट साइड जो ऑब्जेक्ट है वो राइट साइड के बराबर होता है, हाँ उसका ऑपोजिट हो सकता है डायरेक्शन। अब देखिएगा सिमेट्रिक, कोई भी दो चीजें सिमेट्रिक, यहाँ पर जो मैट्रिक्स होगा यहाँ पर भी जो मैट्रिक्स होगा वो इस टाइप से होगा कि उसमें एक लाइन या तो ऐसे या तो ऐसे एक जैसी होंगी, यानी कि इस लाइन के इस तरफ और इस तरफ चीजें एक जैसी होंगी। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को स्टडी करने से पहले एक बात का ध्यान रखिएगा कि डेफिनेशन देख लीजिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, फिर बता रहा हूं क्या है। A square matrix A if transpose of A is equal to A, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक तब कहलाएगा जब उसका ट्रांसपोज करने पे वही मैट्रिक्स आ जाए। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लिखने जा रहा हूं, देखिएगा। मान लीजिए मैट्रिक्स ए आपका है ये देखिए, इसमें इस डायगोनल को देखिए, जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या बन के आएगा, ट्रांसपोज ऑफ ए निकालिए। ट्रांसपोज ऑफ ए मतलब रो को कॉलम में, फर्स्ट रो को कहाँ लिखेंगे, फर्स्ट कॉलम में, तो क्या हो जाएगा 2 3 4। सेकेंड रो को कहाँ लिखेंगे, सेकेंड कॉलम में 3 6 3 4 3 1 4 3 1। ये देखिए क्या ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स सेम है ना। तो यही है, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल है, यानी कि ए का ट्रांसपोज करने पर भी वही मैट्रिक्स वापस आ गया। अब मैं दिखा रहा हूँ कि आप लोग अपने से कैसे बनाएंगे एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसका तरीका क्या है। आपको बोले एक एग्जांपल दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, तो क्या करेंगे, पहले डिसाइड कर लीजिए कितने ऑर्डर का आपको चाहिए। पहले डिसाइड कर लीजिए कि कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स आपको चाहिए। जैसे कि अगर आपको चाहिए एक मैट्रिक्स है ए, कोई मैट्रिक्स है, अगर आप उसमें ऐड ये करना चाहते हैं, जैसे कि आप एलिमेंट डाल रहे हैं, अपने से आप ध्यान देना, इधर ध्यान देना, कैसे मैट्रिक्स बनाएंगे। जैसे आप मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं, जैसे आप मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं, पहले 2x2 का सीख लीजिए। जैसे आप 2x2 का मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं, ठीक है ना, 2x2 का मतलब 4 एलिमेंट आएंगे। कितने एलिमेंट आएंगे, 4। तो आप पहले डायगोनल में 2 एलिमेंट लिख लीजिए अपने से, 2 लिख लिया, 3 लिख लिया, और यहाँ पर अब जो भी एलिमेंट लिखेंगे वही यहाँ लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आपने 1 डाला तो यहाँ भी 1 लिख लीजिए। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो वापस यही मैट्रिक्स दोबारा आएगा। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल है।
एक और देख लीजिए, अगर आप ए जो है 3x3 का मैट्रिक्स बना रहे हैं तो 3 एलिमेंट पहले डायगोनल में लिख लीजिए, 1 2 एंड 3। अब यहाँ और यहाँ और एक यहाँ, 3 एलिमेंट यहाँ 3 जगह लिखने हैं। तो यहाँ पर आप लीजिए मैंने 6 लिखा, यहाँ 5 लिखा, यहाँ 7 लिखा। तो इसी तरह यहाँ 6 5 और 7 लिखना पड़ेगा। यहाँ पर 6, यहाँ 5 और यहाँ 7। जो इस रो में लिखा वो इस कॉलम में लिख दीजिए, जो इस रो में लिखा वो इस कॉलम में लिख दीजिए। तो ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल रेडी हो गया। तो यही आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना। इसका ट्रांसपोज करेंगे यही दोबारा आ जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। Skew symmetric matrix. Skew symmetric matrix, a square matrix A is said to be skew symmetric matrix. Symmetric if ट्रांसपोज ऑफ A is equal to -A, यानी कि कोई स्क्वायर कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। तो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक तभी कहलाएगा जब उसका ट्रांसपोज करें तो वो निगेटिव ऑफ ए के बराबर हो। यानी कि एक एग्जांपल देखिए, मान लीजिए मैं आपको एक मैट्रिक्स देता हूं A इज इक्वल टू 2 4 -1 1। तो इसका ट्रांसपोज करिए क्या होगा, अब इस ट्रांसपोज में, अब इस ए में एक ए में -1 का मल्टीप्लाई करिए, बताइए क्या आएगा। 2 सॉरी यहाँ पर एक मिनट, याद आया। इसको देखिए, अभी बताऊंगा मैं जीरो क्यों किया है यहाँ पे। अब देखिएगा, अब इसमें -1 का मल्टीप्लाई करिए, 0 का 0 रहेगा, -1 में -1 मल्टीप्लाई होगा 1, एंड इसमें -1 मल्टीप्लाई होगा -1। ये हो गया, यानी कि 0 -1 1 0। ये भी तो देखिए 0 -1 1 0 आ गया, यानी कि माइनस ऑफ ए किसके बराबर हो गया, ट्रांसपोज ऑफ ए। यानी कि माइनस ऑफ ए किसके बराबर हो गया, ट्रांसपोज है। यानी कि ए जो है आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सर आपने 0 क्यों किया यहाँ पर, 0 इसलिए किया, मान लीजिए यहाँ पर कोई नंबर होता, आप उसका ट्रांसपोज करते कुछ आ जाता, लेकिन जब उसमें माइनस मल्टीप्लाई करते तो वो माइनस इधर भी आ जाता दोनों में। क्या वो माइनस जो इधर आ रहा है वो इधर भी आ रहा है, माइनस नहीं आ रहा है। यहाँ -2 रहता है, यहाँ तो +2 ही रहता, तो बराबर होते क्या, नहीं। इसको मैथमेटिकली भी कर सकते हैं प्रूफ, देखिएगा। इसको कैसे लिखेंगे, दैट इज ए आई जे किसके बराबर होना चाहिए, माइनस ऑफ ए जे आई के। ट्रांसपोज मतलब ए जे आई किसके बराबर होना चाहिए, ए मतलब ए आई जे, और उसका नेगेटिव मतलब नेगेटिव ए आई जे। अब देखिए ये चीज हो गया। अब इसको देखेगा, फॉर एवरी आई एंड जे, इफ वी पुट आई इक्वल टू जे, मान लीजिए आई जे के बराबर है, मान लीजिए आप कौन सा एलिमेंट ले रहे हैं, A11 A12 सॉरी A22 A33 इस टाइप का कोई एलिमेंट ले रहे हैं। इफ आई इक्वल टू जे तो क्या हो जाएगा,
ए आई आई किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ऑफ ए आई आई। ये देखिए कोई भी एलिमेंट अपने निगेटिव के बराबर कब होता है, कोई भी एलिमेंट अपने निगेटिव के बराबर हो सकता है क्या, ये बताइए, सोचिए एक बार, कोई भी नंबर अपने निगेटिव के बराबर हो सकता है जीरो के अलावा। तो यही दिखाएंगे कि ए आई की वैल्यू जीरो ही होगी। तो इसको इधर ले आइए, 2 टाइम्स ऑफ ए आई आई किसके बराबर हो जाएगा, जीरो। दिस इंप्लाइज दैट ए आई आई इक्वल टू जीरो। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज भी, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो यानी कि हमें क्या इससे क्या कंक्लूजन निकला, सो ऑल डायगोनल एलिमेंट ऑफ skew symmetric matrix is जीरो। क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन ऐसे आता है, प्रूव दैट द ऑल द डायगोनल एलिमेंट ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज जीरो। आपको डायरेक्टली यही क्वेश्चन दे देगा। तो आप इसका पहले स्क्यू सिमेट्रिक का ये डेफिनेशन यहाँ लिखोगे, फिर आप ऐसे प्रोसीड करते जाओगे, ठीक है ना। तो यही चीज है, कोई प्रॉब्लम इसमें। चलिए, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे और 3.3 को टच करेंगे, ठीक है ना, और थ्योरम है दो उसे लगाएंगे। चलिए, थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग।